संसद पढ़ेंगे। देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो संसद है, एक अच्छा बड़ा टॉपिक, ठीक है ना, यूं कह सकते हैं पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो संसद पे टिकी हुई है। संसद क्या है, कैसे है, उसको समझो। शुरू करते हैं क्लास पे। अब ठीक है, हाँ, फनी वीडियोस विथ जो भी है, क्लासेस डेली होती है 3 बजे। सब्सक्राइब करो फटाफट स्टूडेंट्स। हम देखो संसद पढ़ रहे हैं। अब देखो सबसे पहली बात ये समझो कि जो संसद है, संसद का गठन मतलब संसद की बिल्डिंग, मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं। जो भवन है, जो आपका संसद भवन है, उसका गठन कब हुआ? तो ध्यान से सुनो, 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1927 में इसका निर्माण समाप्त हुआ। तो मैं यूं कह सकती हूं निर्माण कब, गठन कब हुआ? 1927 में। जब इसका गठन किया गया उस वक्त हमारे यहाँ शासनकाल किसका चल रहा था? मतलब उस वक्त हमारे यहाँ वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ध्यान से सुनो, लॉर्ड इरविन। अच्छा, आपको ये और बता देती हूं मैं, अभी जैसे ही मान के चलो 2026 में हमारी जनसंख्या बढ़ने की, मतलब जनसंख्या क्या, 2026 में सीटें बढ़ने की बात चल रही है ना, तो एक नए लोकसभा भवन का भी निर्माण की बात चल रही है। ठीक है, एक नया आपका जो संसद भवन है, लोकसभा नहीं संसद, नया संसद भवन भी आपके निर्माण की बात चल रही है, जिसमें सदस्य संख्या अगर बढ़ती है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो संसद है उसमें अगर सदस्य संख्या बढ़ती है तो सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, और भी कुछ अन्य कारण है जिसके कारण आपके नई संसद बनने की बात, नई संसद भवन बनने की भी बातचीत चल रही है। अभी अपन पुराने वाले पे ही चर्चा कर रहे हैं। 1921 में बनना शुरू हुआ और 1927 तक इसका निर्माण पूरा हो चुका है। यह लॉर्ड इरविन के जो शासनकाल है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बनी। चलो, इसके डिजाइनर कौन थे? वास्तुकार जिसे हम कहते हैं, आजकल के जमाने में आर्किटेक्चर। ठीक है, बनाने वाले कौन थे? हर्बर्ट बेकर, और अगला एक और व्यक्ति था एडविन लुटियस। थे भी लगा सकते हो, उसमें टी आता है। हर्बर्ट बेकर, ठीक है, एक वास्तुकार, दूसरा कौन था? एडविन लुटियस। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है, जो भवन की जो डिजाइनिंग है, जो वास्तुकार है, वो काम किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी जो संसद है, संसद की बैठक की। तो देखो एक बात समझो, संसद की सबसे पहली बैठक, जो सबसे पहली बैठक मानी जाती है, वो कौन सी बैठक मानी जाती है? 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, क्यों? समझो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक थी। उसी संविधान सभा के 2 काम थे। ठीक है, 2 काम मतलब एक काम कानून बनाना, ठीक है, और दूसरा काम संविधान बनाना। तो कानून बनाने, अगर वह जब वो कानून बनाती तब वो संसद के रूप में काम करती। ठीक है, तो देखो पहली बैठक संसद के रूप में, संविधान सभा की जो संसद के रूप में थी, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। पर ध्यान से सुनो, निर्वाचित मतलब लोकसभा राज्यसभा बनने के बाद, लोकसभा राज्यसभा बनने के बाद जो पहली बैठक थी, लोकसभा राज्यसभा बनने के बाद जो पहली बैठक थी, कब हुई है बताओ? आवाज नहीं आ रही? अजय, आप ही को नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही? संजेश, बाकी सबको आवाज आ रही है ना? देखो, जो पहली बैठक थी निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा बनने के बाद, वो कब हुई है? 13 मई 1952 को। ठीक है, निर्वाचित पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952, लोकसभा राज्यसभा बनने के बाद। देखो लोकसभा का गठन जो है वो 17 मई 1952 को हुआ। 17 मई लोकसभा का गठन, और लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है, जो सेशन है, जो बैठक है, वो सबसे पहले कब हुई है? 13 मई 1952। एक संसद एक साथ कब बैठी है? 13 मई 1952 को। पॉइंट समझ में आया? दोनों ही तारीख आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट आपको समझना है भाग।
मुझे बताओ संसद के कितने भाग, संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद आपका है 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन, संसद में कितने सदन? जवाब क्या होगा? 2 सदन। एग्जाम में क्वेश्चन, संसद के कितने अंग? कितने अंग? 3। संसद के कितने भाग? कितने भाग? 3। सदन 2 है, भाग कितने? 3। अंग कितने? 3। कभी भी ये नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति माना जाता है ना, राष्ट्रपति अंग माना नहीं जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो अंग होता है, ठीक है ना, अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलेंगे तब जाकर संसद बनेगी। समझो कैसे। संसद का काम क्या है? संसद का काम क्या है? कानून निर्माण करना। इसी संसद को अपन व्यवस्थापिका भी कहते हैं। सोचो जरा, देखो, इसी संसद को व्यवस्थापिका कहा जाता है। जब कभी देखो व्यवस्थापिका ने किया मतलब किसने किया? संसद ने किया। मैं आपको शब्दावली समझा रही हूं बच्चों। व्यवस्थापिका ने किया मतलब संसद ने किया। संसद क्या करती है? संसद को क्यों बनाया? कानून निर्माण करने के लिए। अब देखो, जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो, फिर राज्यसभा में पारित हो, उसके बाद जब राष्ट्रपति साइन करता है ना, तब वो कानून बनता है। मतलब तीनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ये आपके संसद के लिए थोड़ा सा मैंने कोई स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो ब्रीफ होता है ना, वो मैंने आपको बताया कि संसद भवन का निर्माण 21 में शुरू किया, 27 में खत्म हो गया। अभी एक नए संसद भवन के निर्माण की बातचीत चल रही है, ठीक है। 2026 तक संसद 2026 तक आपके 552 जो है वो सदस्य रहेंगे। जैसे सदस्य संख्या बढ़ते ही आपके भवन में सीटों जो है सीटों को संख्या जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा डिमांड होगी, इसलिए नए भवन के निर्माण की बातचीत चल रही है। अभी अपन इसी को पढ़ रहे हैं। शासनकाल जो है वो लॉर्ड इरविन का चल रहा है। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर है और एडविन लुटियस है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और कह सकते हैं संसद निर्वाचित संसद की लोकसभा राज्यसभा के साथ जो बैठक थी वो पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। संसद के अंग भाग अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे एक पॉइंट और समझो। देखो, निम्न सदन, उच्च सदन। अब मैं बात करती हूं भारत की, तो बताओ भारत में निम्न सदन कौन सा है? जरा निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने दिमाग में। अब बात आती है ब्रिटेन की। क्योंकि समझना, क्योंकि भारत की भारतीय द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक जो शासन प्रणाली है वो कहां से ली है? ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही सदन कहां है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कैसे? जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा नाम है ना, वहां कॉमन्स कहते हैं। जैसे राज्यसभा वैसे वहां लॉर्ड कहते हैं, नाम है उन सदन के। और देखो जैसे हमारे यहाँ सदन की जो प्रकृति है ना, वही प्रकृति ब्रिटेन के सदन की भी है। लोकसभा निम्न है, जनता द्वारा चुना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न है और जनता द्वारा चुना जाता है और पावरफुल भी है। ठीक है,
राज्यसभा उच्च सदन है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। लॉर्ड निम्न सदन है, सॉरी उच्च सदन है और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे भारत में है वैसे ब्रिटेन में भी है और इन्हें कॉमन्स और लॉर्ड कहेंगे। याद रखो, आपको ये बात इसलिए समझनी है क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ जाता है कि भारत के लोकसभा के समानांतर ब्रिटेन में कौन सा सदन है। ठीक है, फिर वो ऑप्शन देते हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, कॉमन्स और लॉर्ड में कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से कौन सा बताएं। तो देखो, लोग कॉमन होते हैं, कॉमन लोग याद कर लो। राज्य में बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठों का सदन कहलाता है ये। ठीक है, तो बड़े लोगों को कहेंगे लॉर्ड, भगवान। ठीक है, लॉर्ड बड़े लोग, लॉर्ड बड़े लोग और लोग कॉमन्स। लोग कॉमन होते हैं, लोग कॉमन होते हैं, लोग कॉमन होते हैं। याद हो गया, लोग कॉमन याद हुआ। राज्यसभा में बड़े लोग, तो हमने उसको क्या कह दिया, लॉर्ड कह दिया। याद हुआ, ठीक है मोहित। और भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन से अपनाई गई है। भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई है। पॉइंट क्लियर। अब देखो, यह आपने संसद की कुछ रूपरेखा ही समझी है। बिल्कुल योगेश, संसद की आपने कुछ कुछ रूपरेखा को समझा है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे लोकसभा की। अब किसकी बात करेंगे अपन, लोकसभा की। लोकसभा की लोकसभा अनुच्छेद आपको इसके लिए क्या मिलेगा, 81। 80 में राज्यसभा है। राज्यसभा की चर्चा अपन नेक्स्ट आगे करेंगे, लोकसभा कंप्लीट होने के बाद में। पहले अपन लोकसभा की चर्चा करेंगे, लोकसभा को समझेंगे क्या है, किस प्रकार काम करती है, महत्वपूर्ण है, राज्यसभा से शक्तिशाली है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। रिट का बच्चा है, ग्रेड का बच्चा है, पटवारी है, कांस्टेबल है, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, संसद चाहे एसएससी हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, रिट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आईएएस हो, आरएस हो, पार्लियामेंट सब में आती है और सभी में आती है और उसमें लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखो, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आपको मिलता है। अब बात यूं समझो, लोकसभा को किन किन नामों से पुकारा जाता है, जरा बताना मुझे। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, ये उनके नाम है, ध्यान रखना। लोकसभा को बोलो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कहा जाता है, लोकसभा को द्वितीय सदन, प्रथम होता है, सॉरी, लोकसभा को प्रथम, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। ये लोकसभा के कुछ उपनाम हैं, इनसे उनको पुकारा जाता है। अब देखो, बात करते हैं आपके लोकसभा के गठन की। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। अब देखो, इतना समझ में आया। अब अगली बात समझो, लोकसभा का जब गठन हुआ तो गठन के दौरान उसके पास में, या कह सकते हैं हमारे पास लोकसभा सीटें कितनी थी, 500। ठीक है, हाँ बिल्कुल मोहित सही कह रहे हैं, एक पॉइंट उन्होंने और लेकर आए, अस्थायी सदन। बिल्कुल, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, सही पॉइंट पकड़ा। गठन के दौरान जब बनी थी लोकसभा तब कितने थे, 500। अब देखो, गठन हुआ तब कितने थे, 500। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसके माध्यम से सीटें कितनी कर दी, 500 से, देखो पहले कितनी थी, 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 525। अब देखो, 31वां संविधान संशोधन 1974,
इसने क्या किया, संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 के बजाय कितनी कर दी, 545। कितनी कर दी, 545। फिर क्या हुआ, गोवा, दमन द्वीप, आज आवाज में कोई मिस्टेक है क्या, आवाज के लिए बच्चे बोल भी रहे हैं। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम, देखो 31 संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्या कितनी कर दी, 545। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा संख्या 552 कर दी। कितनी कर दी, संख्या 552। ठीक है, तो देखो प्रकाश, अभी जो टीचर पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ लो, कौन आएगा और कौन नहीं, कब आएगा, ये सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगी, यहां केवल पढ़ो। देखो गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 में क्या हुआ, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और गोवा को राज्य बनाया। पुनर्गठन अधिनियम था, उस अधिनियम में क्या किया, लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 552 कर दी गई। कितनी कर दी, 552। संख्याएं समझ में आ गई, ये अच्छे से नोटिस कर लो, इसको ध्यान रखो, क्योंकि जो आप पढ़ते हो उसमें आप हमेशा एक ही चीज पढ़ते हो, लोकसभा में संख्या 552। उसकी इतिहास जो है, उसका बैकग्राउंड जो है, मैं आपको हर एक पहलू को टच करते हुए चलूंगी, ठीक है ना, हर पहलू को टच करते हुए चलूंगी। तो स्टार्टिंग में कितने थे, 500। 7वें संविधान संशोधन की संख्या कितनी, 525। 31वें संविधान संशोधन ने 545 और दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम ने संख्या कर दी 552। कितनी कर दी, 552। ये क्लियर। अब समझो आगे पॉइंट को, इतना समझ में आया। अब हमारे पास सीटें कितनी हैं, 552 सीटें। अब अनुच्छेद 81 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 81 क्या कहता है कि सीटें जो हैं आपके पास में कुल, तो यूं समझो निर्वाचित राज्य से कितनी, 530। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों को, संघ प्रदेशों के लिए कितनी सीटें, 20 और मनोनीत 2। अब देखो इस आंकड़े को समझो, निर्वाचित राज्य से कितने, 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित कितने होंगे, 20, मनोनीत कितने, 2। तो बताओ मुझे टोटल संख्या कितनी हो गई, 552। टोटल संख्या कितनी हो गई, 552। ये कुल है, इतनी होगी। अब वर्तमान में क्या कंडीशन है, उपस्थित, या आप कह सकते हो वर्तमान में देखो 530 राज्य से आती है, केंद्र शासित प्रदेश से 13 और मनोनीत 2। ठीक है, मनोनीत 2। अब एक पॉइंट समझना है आपको, आगे अपन डिस्कस करेंगे, इस मनोनीत को आगे बताऊंगी, यहां मत समझो, यहां केवल इसको सीक्वेंस को समझो, वरना जो बच्चे जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 13 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 मनोनीत हो गए। बताओ जरा टोटल कितनी हुई, 545 हो गई। तो ये समझ में आया, जो 7 सीटें खाली रहती हैं वो कहां से रह रही हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। ये मैंने सही आंकड़े लिखे, ध्यान से देखो, टोटल 552, जिनमें से राज्य निर्वाचित सीटें 530 और केंद्र शासित प्रदेश की 20, मनोनीत 2 होते हैं। अभी वर्तमान में क्या कंडीशन, 530 राज्य से आए हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। तो संख्या कितनी हो गई, 545। 545 पॉइंट क्लियर। अब देखो ये पॉइंट तो तुम्हें क्लियर हुआ ही हुआ, क्योंकि सबको पता है, सबने पढ़ा। अब मेरी एक बात का
तुम्हें गौर करना है वो है निर्वाचन। मैं किसकी बात कर रही हूं? निर्वाचन। आपके 81 में 81 में ही उल्लेख है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसकी पद्धति अलग थी। लोकसभा के जो लोग या सदस्य हैं उनके निर्वाचन पद्धति अलग है। क्या अंतर है इनमें? हाँ बिल्कुल शाहरुख खान, मैंने ये कहा कि आंग्ल भारतीय, अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो तसल्ली रखो, संसद पूरा होने के बाद आपके से कोई डाउट नहीं रहेंगे। ये भी मत सोचो कि मैम को पता नहीं है, मुझे सब पता है। निश्चिंत रहो, मैं सारे डिस्कस करूंगी तुमसे, सारे पहलुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ध्यान रखो। देखो निर्वाचन में मुझे ये बताओ कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुना जाता है। वोट कौन देती है? जनता देती है। कौन देगी? जनता वोट देगी। दूसरा, आपको किस पहलू पर पता होना चाहिए कि लोकसभा में जहां जनता वोट देती है, लोकसभा में जहां जनता वोट देती है, जनता में वोट कौन देगा? वयस्क मताधिकार। इस पॉइंट को समझना, इसके दो फैक्ट तुम्हें पता होने चाहिए। पहला, वयस्क मताधिकार तुम्हें जो वयस्क मताधिकार है वो तुम्हें कहां मिलेगा? 326। वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा? 326। याद कर लो, गांठ बांध लो, क्योंकि जो पढ़ाएगा वो यही पढ़ाएगा, वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद नहीं लिखवाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा? 326। अब पॉइंट को समझो। जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान में 21 वर्ष से अधिक जो है उन्हें वोट का अधिकार मिला, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी। 18 वर्ष का जो बालक है या 18 वर्ष से जो ऊपर है, ठीक है, वह वोट दे सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति। गांधी ने इसे चेंज करके कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 18 वर्ष। ध्यान रखो, पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष रूप में जनता भाग लेती है। दूसरा, वयस्क मताधिकार है जिसका अनुच्छेद 326 है, और संविधान, मूल संविधान में 21 थे। 61वें संविधान 1989 में आयु घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। अब ये पॉइंट क्लियर? अब हम अपन बात करते हैं तीसरे बिंदु पे। अब जो निर्वाचन का जो तीसरा पॉइंट है उस पर तुम्हें ध्यान देना है। वो क्या है? अग्रता ही विजेता। सबसे पहले बात ध्यान रखो, इस शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, वो जो मत प्रणाली है उसका उल्लेख संविधान में है, परंतु अग्रता ही विजेता का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलेश, आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अग्रता ही विजेता का पॉइंट का मतलब क्या है? जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे, जिस भी व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे उसे हम क्या कहेंगे? विजेता। चाहे उसे टोटल वोट का 10% ही मिला हो, जो टोटल वोट है ना उनका चाहे 10% ही मिला हो, समझो ABCDEFGHI कितने हो गए? देखो 9 10 8 5 संख्या काफी चली जाएगी। अपन को कितने चाहिए होंगे? 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 6 8 9
9 9 कितने हुए ये, कितने हुए, जोड़ लो। 100 नहीं हुए, ये ध्यान रखना। मैंने आपको एक आंकड़ा ये समझाने की कोशिश की है कि चाहे 100 में से किसी को 10 ही मिला हो, मुझे बताओ अभी तक मैंने जो भी उम्मीदवार लिखे हैं उन उम्मीदवार में सबसे ज्यादा किसको मिला है, बताओ किसको मिला है, बी को मिला है। किसको मिला, बी को मिला। अब देखो समझो एक बात को, 100 है टोटल, मान लो एक एग्जांपल है, टोटल वोट 100 गिरे हो, 100 में से 10 ही मिला पर ये जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि इसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पॉइंट को समझे या नहीं समझे, चाहे जरूरी नहीं है 100 में से आधे से ज्यादा हो, 100 में से अगर 10% भी मिला है ना, वो 10% भी कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस पॉइंट को समझे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। अग्रता ही विजेता, ये पद्धति है निर्वाचन की, अग्रता ही विजेता ये पद्धति है। इसके आधार पर जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा वो जीतेगा। पॉइंट समझ में आया, हाँ या ना? मुझे ये 80 कहां से चल गया, कहां लिख रहे हो 80? लकी क्या चल रहा है, बी। रोहित 80 क्या चल रहा है, रवि बी क्या चल रहा है? अच्छा बी, अच्छा बी जीतेगा, सॉरी, अच्छा ठीक है। तो थोड़ी टेलीकास्ट में मैं आपके वो व्यूज 5-10 मिनट बाद देख सकती हूँ। अच्छा रोहित कह रहे टोटल 80 हुए हैं क्या वो? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करी थी, एग्जांपल समझ में आया, अग्रता ही विजेता। चलो ये पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ ही गया, ये तो मुझे पता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन सतही रूप में बहुत कम पूछता है। अब तुम्हें एग्जाम में किस क्वेश्चन के लिए तैयार होना है? अच्छा शारदा मैं समझ गई, अब समझ गई शारदा, समझ गई। अब मुझे एक बात तुम बताओ, ये लोकसभा है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, एक एग्जाम्पल है। लोकसभा दिल्ली में है और लोकसभा में इसमें जो 545 लोग हैं, इन 545 में से 25 जो व्यक्ति हैं वो कहां से आते हैं? बताओ, राजस्थान से आते हैं। 25 व्यक्ति कहां से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। अब एक छोटा सा तुम मुझे बात बताओ, इस राजस्थान में मान लो, मानना तो क्या है, कितने जिले हैं? 33 जिले, कितने? 33, ठीक है। अब जिले 33 हैं, क्या 25 सीटें एक जिले से एक सीट आती है क्या? बताओ क्या ऐसा होता है, हाँ या ना? अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताओ 33 सीटें होती, अगर एक जिले से एक सीट जाती तो 33 सीटें होती या नहीं होती? होती ना। इसलिए जिले के आधार पर या जिलों की जो सीमा है उनके आधार पर चुनाव नहीं होते। किस आधार पर होंगे? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। मैं इस शब्द को क्लियर करती हूं क्योंकि मैं, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये चीज पूछा, मैम लोकसभा का चुनाव कैसे, क्या होता है ये बता दो, क्योंकि संसद सबने पढ़ाई, लोकसभा किस अनुच्छेद में सब पढ़ाते हैं, कितने सदस्य सब पढ़ाते हैं, हर किताब में मिलता है, पर ये चुनाव का जो प्रोसेस है ना वो समझ में नहीं आता, बहुत से बच्चों को नहीं आता। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, अब समझो इस पॉइंट को समझो, यहां एक जिले के आधार पर एक नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? 25 सीटें आई ना, तो मैं क्या करूंगी, टोटल जनसंख्या में 25 सीटों का भाग लगा दूंगी और उसमें मान लो मेरे पास ये आंकड़ा आ गया कि 1 लाख के ऊपर एक व्यक्ति जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मान लो 1 लाख जनसंख्या यहां पर पूरी हो गई तो मैंने एक आदमी यहां से भेज दिया, फिर 1 लाख जनसंख्या यहां पूरी हो गई तो मैंने एक आदमी यहां से भेज दिया, फिर मैंने एक आदमी यहां पर 1 लाख जनसंख्या पूरी हो तो एक आदमी मैंने यहां भेज दिया। मुझे बताओ क्या कहीं भी जिले की सीमा महत्वपूर्ण रही? जिले की सीमा में कोई जिला कुछ मान्य नहीं रखता। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र मान्य रखता है, ठीक है। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है यह परिसीमन आयोग द्वारा, इसके नाम से पता चल जाएगा, परिसीमन आयोग द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। ये आयोग होता है, ये बताता है कि इतने से क्षेत्र में एक आदमी जाएगा, इस निर्वाचन क्षेत्र से एक आदमी जाएगा, इस निर्वाचन क्षेत्र से एक आदमी जाएगा। ये परिसीमन आयोग होता है।
तो पहला पॉइंट क्लियर कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो जिलों के आधार पर नहीं होते, जनसंख्या के आधार पर बटे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता है। जो जनसंख्या के आधार पर हम क्षेत्र बांट लेते हैं, इस क्षेत्र से एक जाएगा, इस क्षेत्र से ये जाएगा, इस क्षेत्र से एक जाएगा, ठीक है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग बांट लिया। समझ में आया या नहीं आया? आप हाँ ना का रिप्लाई देते हो तो मैं कंफर्टेबल होती हूं। हाँ ना। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तय कौन करेगा? परिसीमन आयोग। पॉइंट पहला क्लियर। अब दूसरा पॉइंट समझो, ये 25 सीटें ही होंगी भाई, जनसंख्या बड़ी भी तो होगी, तो 25 से 45, 55, 100, ठीक है। तो ये जो 25 सीटें अभी तक नहीं बढ़ाई, केवल 25 ही हैं। ये जो 25 सीटें हैं ये कब से चली आ रही हैं और कब तक चलेगी, ये आपको देखना है। तो आपको मैं आज एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में राष्ट्रपति के ये जो लोकसभा का ये जो निर्वाचन प्रक्रिया का एक अनुच्छेद है 3, वो अनुच्छेद बच्चों को समझ में भी नहीं आते, कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस अनुच्छेद को मैं इन संविधान संशोधन को मैं बहुत इजी तरीके से तुम्हें समझाती हूँ, समझो। देखो, एक तरफ तो होगी सीटों की जनसंख्या कि जो सीटें हैं वो किस जनसंख्या पर बांटी गई है, और एक होंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ये जो हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, वो किस जनसंख्या पर बांटे गए? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्र है वो कौन सी जनसंख्या पर? अब समझो, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 ने क्या कहा समझना। 25 कौन सी जनसंख्या के आधार से तय किया? 1971, और निर्वाचन क्षेत्र भी 1971 ही रहेगा। कौन सी जनसंख्या चलेगी? 71 की। अब पॉइंट को समझना बच्चों, कब तक ये दोनों परिस्थितियां कब तक रहेंगी? 2000 तक। 42वें संविधान संशोधन ने कह दिया जो सीटें हैं 25 सीटें, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर, और जो प्रादेशिक क्षेत्र है, जो क्षेत्र बांटे जाएंगे, वो भी जनसंख्या कौन सी लेंगे? 1971 की। कब तक? कब तक? 2000 तक। पॉइंट समझ में आ गया? 2000 तक। अब देखो, अगला जो संविधान संशोधन आपके लिए काम का है, जो महत्वपूर्ण है, वो क्या होगा? सीट 1971 की रहेंगी, ठीक है, और 2026 तक यही रहेंगी, 2026 में बढ़ाएंगे, ये तय हो गया। प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए कह दिया कि एक काम करो, 71 को तो छोड़ दो, क्योंकि समझो, इस पॉइंट को समझो, ये अपन ने जिले बनाए थे ना। अब हुआ क्या? 1971 में इतने व्यक्ति इस जिले में रहते थे, हुआ क्या? अगली बार आंकड़े आए तो पता चला यहां तो हो गए कम, और जयपुर में ज्यादा बस गए, जाके जयपुर में हो गए ज्यादा। अब मुझे बताओ, आंकड़ों में परिवर्तन थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होगा ही ना भाई। लोग पलायन भी करते हैं गांव से शहरों की तरफ, शहर से गांव तो कोई नहीं जाता, ठीक है ना, गांव से शहरों की ओर, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो निर्वाचन क्षेत्र था वो 1991 का ले लिया। अब हुआ क्या? एक और संविधान संशोधन किया 2003 में। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये साफ कह दिया ना 2026 तक कोई नहीं छेड़ेगा, तो ये 2026 तक यथावत रहेगी। परंतु इसके लिए कह दिया कि एक काम करो, जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, वो 2001 का ले लो। अब मेरा एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसका निर्वाचन किया गया, तो बताओ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सी जनसंख्या से, बताओ कौन सी जनसंख्या से लिया? सन बताओ मुझे। यहां दो तरह की जनसंख्या ली गई, एक वो जनसंख्या जो सीट को दर्शाती है कि 25 ही आदमी होंगे, कितने होंगे? 25 ही आदमी होंगे, ये कौन सी जनसंख्या है वो अपन इधर लिखेंगे। और दूसरी जनसंख्या हमें चाहिए प्रादेशिक निर्वाचन, कि किस प्रदेश से किसी राज्य के किस प्रदेश से कितनी जनसंख्या कैसे कैसे जाएगी, ठीक है ना, मतलब जो निर्वाचित जो लोग होंगे उसे कैसे चुना जाएगा, जो एरिया होगा निर्वाचन का, जो एरिया होगा उसकी जनसंख्या ये है, निर्वाचन का एरिया ये,
और सीटों के लिए ये, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन ने कहा 1971 की जनसंख्या लेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन में कहा 1971 की जनसंख्या लेंगे। पॉइंट क्लियर। 84वां संविधान संशोधन कह रहा है कि 1971 के आधार पर सीटें तो रहेंगी पर 2026 तक रहेंगी, मतलब 25 के बाद में 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी, इनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे बताओ, हमारे यहाँ राजस्थान की 25 सीटें हैं, कौन सी जनसंख्या पर आधारित? 1971 पर आधारित। आगे समझो, जो निर्वाचन होगा वो 1991 की जनसंख्या के आधार पर, मतलब जो निर्वाचन, जो एरिया डिसाइड करेंगे कि इस एरिया से इतने लोग इस एरिया से जाएंगे, ठीक है, वो 1991 में है। और 87 इस संविधान संशोधन ने कहा, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, ठीक है, और इसके बारे में कह दिया कि ये है 2001। इसके लिए क्या कहा? 2001 की जनसंख्या के आधार पर। तो अभी लेटेस्ट में जितने भी चुनाव हो रहे हैं आपके लोकसभा विधानसभा के, तो वो सारे के सारे निर्वाचन क्षेत्र कौन से हैं? 2001। और सीटें कौन सी हैं? 1971 के आधार पर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? सुनील, पुखराज, जिन बच्चों ने मुझे कहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अपना जो निर्वाचन का जो पॉइंट था, जो निर्वाचन के जो पहलू थे, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब समझो आगे, हो गया। अब निर्वाचन में अपन जाते हैं सीटों पे। अब निर्वाचन पे आप मुझे ये बताओ, सर्वाधिक सीट किसे मिली है? सर्वाधिक सीट किसे मिली? यूपी को। कितनी? 80। और देखो, सर्वाधिक जो है वो किसी एक राज्य की है, पूछी जा सकती है, पर न्यूनतम जो है वो एक से ज्यादा, मतलब यूं मान के चलो, हमारे यहाँ कुछ केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को छोड़कर बाकी लगभग केंद्र शासित प्रदेशों के पास सीटें कितनी है? एक। ठीक है, जम्मू कश्मीर को एक बार थोड़ा सा साइड में रख देना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन है वो हाल फिलहाल ही हुआ था, निर्वाचन के बाद हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है। मैं आपको क्लियर करती चलूंगी जम्मू कश्मीर का जो डाउट। ठीक है, यूपी का 80 है न्यूनतम। बहुत से राज्यों में हम उसे बाइकआउट करेंगे। आपको राजस्थान सीटों पे चलो बताओ, राजस्थान सीटें कितनी है? 80 नहीं, राजस्थान सीटें कितनी? 25 राजस्थान से सीटें जाती हैं। अब बात को समझो, सीटों पे डाउट क्लियर। अब देखो, मुझे तुम्हें जो पॉइंट समझाना है ना, वो समझो। अब ये सीटें वगैरह एग्जाम में आती है, नोटबुक बुक में हर जगह मिल जाती है। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 330। बताओ क्या है अनुच्छेद 330 में? अनुच्छेद 330 कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पूरा लिख देती हूं मैं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब आरक्षण कौन सी जनसंख्या? 1971 ही चल रही है, आपको ध्यान क्या रखना है, 1971 वाली चल रही है। उसके आधार पर आपने एससी अनुसूचित जाति को कितनी दे दी? 84। एसटी को कितनी दे दी? 47। दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? जोड़कर फिर जवाब देना मुझे। बोलो कितना हुआ, जवाब दो। जनसंख्या के आधार पर की जाएगी आवंटन। 84 और इसको जोड़ो, मैं जोड़ लेती हूं, तुम्हारा जवाब आएगा तब तक। तो 331, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 331 है। एक पॉइंट और मैं आपको टच कर लेती हूं। राजस्थान में एससी
भाई राजस्थान में टोटल सीटें कितनी है? 25। उन 25 में से 4 एससी की हैं और 3 एसटी की हैं। ध्यान रखना, याद रखना, राजस्थान में टोटल सीटें 25। एससी में एससी की कितनी? 4। एसटी की कितनी? 3। 25 में से 60 सीटें जो है वो एससी और एसटी को दी गई है। पॉइंट समझे? एक पॉइंट और समझो, किस राज्य में एससी की सर्वाधिक है? किस राज्य में एससी की जो सीटें हैं वो सर्वाधिक है? किस राज्य में है बताओ? यूपी। कितनी? 17। यूपी में जो 80 आप यूपी में जो 80 सीट देखते हो, 80 में से 17 सीट कहाँ की है? एससी की। 17 सीट किसकी है? एससी की, सर्वाधिक। चलो बताओ एसटी की सर्वाधिक कहाँ है? एसटी की सर्वाधिक कहाँ है? तेलंगाना। कितनी है? 6। कितनी है? 6। एसटी की सर्वाधिक कहाँ? तेलंगाना, 6। और आपके एससी की सर्वाधिक कहां? यूपी। कितनी? 17। 17। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ना भरो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक मिनट। बिल्कुल सही, राजू ने सही बात को पकड़ा। एमपी, तेलंगाना नहीं है, एमपी है। इसका मतलब राजू का ध्यान है। नितेश तेलंगाना नहीं है, एमपी है। एमपी। ठीक है, एमपी है, डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना नहीं है। एमपी का 6 है, एसटी का सर्वाधिक सीट। यहां क्लियर? यहां तक पॉइंट डाउट? अब ये एक अनुच्छेद की बात की है मैंने अभी तक, एक ही अनुच्छेद की बात हुई है। अब आगे समझ लो क्या हुआ। अगला अनुच्छेद आया 331। इसने कहा कि अगर लोकसभा में, ध्यान से सुनना, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होंगे, कंडीशन क्या है? अगर निर्वाचित नहीं होंगे तो मनोनीत होंगे। अगर निर्वाचित नहीं है तो मनोनीत होंगे। ध्यान से सुनो, अगर इन 543 में निर्वाचित होकर आ गए तो मनोनीत नहीं करेंगे। ये पॉइंट लिखा था। क्या लिखा था? कि अगर निर्वाचित नहीं हुए तो मनोनीत होंगे। अगर मनोनीत जो आंग्ल भारतीय है वो चुनाव लड़कर ही आ गए सदन में, ठीक है ना, तो आप मनोनीत नहीं करेंगे। मान लो एक आंग्ल भारतीय चुनाव जीत कर आ गया तो एक ही मनोनीत होगा। अगर मान लो दो चुनाव लड़कर आ गए तो कोई भी मनोनीत नहीं होगा। अब आप पूछो मैडम, 5 आंग्ल भारतीय चुनाव लड़कर आ जाए तो आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो निर्वाचित तभी होगा जब निर्वाचित नहीं होगा तभी मनोनीत होगा। अब हुआ क्या, इस आर्टिकल को समझ लिया। आंग्ल भारतीय, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा। आंग्ल भारतीय क्या होता है? मैंने पहले ही पढ़ाया था, अभी भी कुछ बच्चे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, आंग्ल भारतीय उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पिता या दादा यूरोप या ब्रिटेन से संबंध रखते हो, ठीक है, वहां के निवासी हो, और माता जो है वो भारत मूल की निवासी हो। आपके यहाँ मुगल आए, आपके यहाँ अंग्रेज आए, उन सब ने यहाँ के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो उन वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात जो उत्पन्न संतानें थी, उन संतानों को एक विशेष हमने दर्जा दिया, वो दिया आंग्ल भारतीय का। ये ध्यान रखना। अब अगर देखा जाता है तो अभी लेटेस्ट के जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं 2011 वाले, उनमें लगभग आंग्ल भारतीय नहीं बचे हैं, ठीक है ना। रवि, माता पिता विदेशी नहीं, इस शब्द को काम में मत लो। विदेशी में आपके सब आएंगे। विदेशी का मतलब अमेरिका भी आ गया, आपका कनाडा भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया, सारे आ गए हैं,
ठीक है ना, ध्यान क्या रखना, सारे आ गए हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कहोगे। ठीक है, पहला माता पिता में से कोई एक, सॉरी पिता या दादा में से कोई ब्रिटेन यूरोप का, ठीक है, माता भारतीय मूल निवास की, या उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, माता आपके ब्रिटेन की हो सकती है, पिता आपके भारत के हो सकते हैं। उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं वो संतान आंग्ल भारतीय कहलाई थी। अब हमारे यहाँ आंग्ल भारतीय नहीं है, इसलिए अब देखो हुआ क्या, अनुच्छेद 334 आता है। अब अनुच्छेद 334 ने क्या कहा, 334 कहता है कि यह जब इन्हें प्रारंभ 1950 में जब इसको रखा तब कहा ये 10 साल तक रहेंगे, 50 से कितना कर दिया 60, 1960 में फिर बढ़ाकर कितना कर दिया 70। इस तरह बढ़ाते 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 अपन सेकंड लास्ट पढ़ते हैं, बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, इसी में किया, देखो इसमें बढ़ाया 334 में, इसमें कह दिया 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा कि ध्यान से सुनना, SC ST और आंग्ल भारतीय, SC ST और आंग्ल भारतीय दोनों ही व्यवस्थाओं को, मतलब 330 और 331 को बढ़ाया जाता है, 330 और 331 को बढ़ाया जाएगा, ये बात कही। अब बढ़ा दिया दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, ये तो पहले का था, अब 2020 में इन्हें समाप्त होना था। हुआ क्या, आपका बिल्कुल कुछ बच्चे पॉइंट को सही पकड़ रहे हैं, 104 संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या हुआ, SC और ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया कि चलो इन्हें तो आरक्षण देना ही है, बढ़ गई है तो आरक्षण, परंतु आंग्ल भारतीय की जब बात आई तो आंग्ल भारतीय की जो बात आई तो आंग्ल भारतीय की बात आते ही दिमाग में हुआ कि बताओ आंग्ल भारतीय है भी या नहीं, तो कहा कि आंग्ल भारतीय बचे ही नहीं है लगभग, ठीक है ही नहीं, मतलब बहुत कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े ये थे, तो बोले कि अब तो एक काम किया कि एक बार तो इन्हें हटा दो, मतलब हटाने की है नहीं, इसके लिए बाद में विचार करेंगे। तो आंग्ल भारतीय की व्यवस्था को आगे बढ़ाया नहीं गया है, SC ST को आगे, आरक्षण को तो आगे बढ़ा दिया, हाँ 2030 तक बढ़ाया, बिल्कुल सही पॉइंट हो, सही बोल रहे हो, 2030 तक बढ़ा दिया, 10-10 साल आगे करके बढ़ा रहे हैं अपन लोग, पर आंग्ल भारतीयों को अभी बढ़ाया नहीं गया। इसलिए आपके वर्तमान में अभी लोकसभा में 543 ही सदस्य मौजूद है। दो आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने वाले जो आपके 2 पद थे वो रिक्त हैं, ध्यान से सुनो, रिक्त है, रिक्त है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बढ़ाया किसने? 334 में। ये संविधान संशोधन हुआ कहाँ है? 334 में। SC ST को बढ़ा दिया, आंग्ल भारतीय के प्रावधान को आगे बढ़ाया नहीं गया है। इसको आराम से अच्छे से देख लो, कोई डाउट? 543 शारदा क्या लिख रहे हो, मैं समझी नहीं। 543 का पॉइंट का क्या मतलब है? देखो आगे चलते हैं। अब बात यह आती है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 84 बताओ, लोकसभा में सदस्य कौन बन सकता है? सदस्य कौन बनेगा? बिल्कुल पहला अपना जो फेवरेट पॉइंट है, बताओ क्या है? भारत का नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल कमलेश, अनिल, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है? कम से कम 25 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। 25 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा पॉइंट क्या टच कर रहा है? तीसरे में लिखा है निर्वाचन
आयोग के समक्ष, निर्वाचन आयोग के समक्ष उस व्यक्ति ने शपथ ली हो। शपथ कैसी होती है? देखो, आप जब फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म में नीचे लास्ट में आता है ना कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही हैं, फिर उस पर टिक होता है, वो आपकी शपथ होती है। वैसे ही जब आपका नामांकन भरा जाता है, या कह सकते हैं कि जब आपके नामांकन भरा जाता है उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि भाई ये सारे सही हैं, तो एक तरह से वो शपथ होती है कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। तो निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ ली हो। चौथा बिंदु इसमें क्या है? आगे समय आने पर संसद कोई और विधि बनाकर योग्यता जोड़ सकता है। मतलब अभी सिंपल योग्यता को समझ लो, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पागल दिवालिया, ये आगे भी डिस्कस करूंगी मैं, तसल्ली रखो, एक एक पहलू पे चर्चा करूंगी, निश्चिंत रहो। योग्यता भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ ली हो और संसद आगे चलकर भी विधि द्वारा कोई अन्य योग्यता जोड़ सकती है। ये योग्यता हुई। ये योग्यता के बाद अब आपको किस पॉइंट पे चर्चा करनी है? योग्यता के बाद अब चर्चा करेंगे अयोग्यता। कौन व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा? कौन व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा, बताओ जरा। अनुच्छेद कौन सा काम में आएगा? 101 व 102। अयोग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 101 और 102 करता है। देखो, 101 और 102 अयोग्यताओं का उल्लेख करता है। क्या कहता है? पहला, भारत का नागरिक न हो, भारत का नागरिक न हो। मोहित ऐसा नहीं कहते हैं। भारत का नागरिक न हो, दिवालिया हो। दिवालिया का मतलब क्या है? जिसका बर्थडे दिवाली को है। दिवालिया का मतलब क्या हो? हाँ, 25 वर्ष से कम हो, मैं समझ गई, पर ऐसा लिखा नहीं है कि 25 वर्ष से कम हो वो भी अयोग्य होगा। दिवालिया का मतलब होता है बैंकक्रप्ट होना, ठीक है ना, जैसे कि आप सबको पता होगा। ठीक है, मतलब यूं समझ लो, बैंक से लोन लिया तो बैंक को जो है वो चुकाने में सक्षम नहीं हो, दिवालिया हो। तीसरा, मोहित बिल्कुल मैं उस शब्द का काम प्रयोग नहीं करूंगी, मैं उसकी जगह दूसरा शब्द लिखूंगी। शब्द क्या है? मानसिक रूप से, हाँ बिल्कुल सही समझे, मानसिक रूप से अस्वस्थ, जिसे आप कह सकते हो। जैसे कि मोहित कह रहे हैं कि मैम पागल का नाम तो लो, ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल प्रेम सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो मतलब पागल हो, ठीक है। और बताओ, दल बदल के आधार पर निकाला गया हो, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो। बिल्कुल अजय लेट आया आज, तो समझ में आ गया। ये कुछ अयोग्यताएं हैं। अब अयोग्यताएं एग्जाम में नहीं आती, मैंने आपको केवल बता दिया है। आपके लिए एग्जाम में जरूरी पॉइंट क्या है वो सुनो। वो क्या है? अयोग्यता घोषित कौन करता है और कौन सा अनुच्छेद काम में आता है? घोषित कौन करेगा? अनुच्छेद 103। अब देखो, दो कंडीशन यहां है। सामान्य अगर मैं परिस्थिति की बात करूं, मान लो नागरिक नहीं हो, दिवालिया हो, या अयोग्य समझो, होगा क्या? बाई चांस मान लो निर्वाचन आयोग को डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। अब हमने ये तो मान लिया, आगे चलकर हमें बाद में पता चलता है, आगे चलकर हमें बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति तो अयोग्य है। अब आगे चलकर बाद में पता चले कि ये व्यक्ति अयोग्य है,
अयोग्य घोषित कौन करेगा? बताओ जरा। अयोग्य घोषित राष्ट्रपति करेगा, अयोग्य घोषित राष्ट्रपति करेगा, परंतु उसके लिए परामर्श जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, राष्ट्रपति करेगा। हम हर जगह क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति करेगा, परामर्श प्रधानमंत्री देता है, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री देगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री देगा। हम यही पढ़ते हैं ना, हम यही पढ़ते हैं और हमारी यही गलती हो जाती है। यहां अयोग्य घोषित राष्ट्रपति करता है, परंतु निर्वाचन आयोग की परामर्श पर करेगा। पॉइंट पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर करो। अगर किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना, आधार क्या हो? दल बदल। अगर वो अपना दल बदल लेता है तो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित, समझो। अगर लोकसभा में दल बदला तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा घोषित, और अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा का सभापति। पॉइंट समझना, पॉइंट समझो। हाँ राकेश, क्लास रोज चल रही है। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित, जो सदस्य है उन्हें अयोग्य घोषित। अगर लोकसभा में दल बदला जा रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर राज्यसभा में दल बदला जा रहा है तो राज्यसभा का सभापति दल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? विजू, विधानसभा की बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। देखो, दल बदल के बाद, जैसे दल बदल का नियम बनाना, उसके बाद में ऐसा होना बहुत कम हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे की क्लास में, मतलब दूसरे की पार्टी के साथ शामिल हो रहा है, ऐसा कम हो गया। अब पार्टियों का या तो गठबंधन होता है, ठीक है ना, दल बदल आपको बहुत कम देखा जाएगा। कोई सदस्य लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 8 के तहत किसी मामले में दोषी ठहराया गया है तो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, पॉइंट समझ में आया? अयोग्य घोषित 103 पॉइंट आपको 2 मैंने बता दिए, क्लियर। अब देखो, अयोग्य घोषित योग्यताएं हो गई। अब आपके यहां हम बात करते हैं शपथ की। अब अपन किसकी बात करेंगे? शपथ की। चलो बताओ, शपथ के लिए अनुच्छेद कौन सा काम में आ रहा है? शपथ के लिए अनुच्छेद कौन सा काम में आ रहा है? पवन, हम चर्चा कर चुके हैं, पागल होना और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना एक ही बात है, ठीक है। देखो, शपथ अनुच्छेद 99 में क्या लिखा है, लाइन को समझना, कि संसद के सदस्यों को, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, यहां लोकसभा की बात कर लेते हैं, हालांकि लिखा है संसद के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। पॉइंट बताओ, सांसद के शपथ का प्रारूप कहां मिलेगा? बताओ जरा, सांसद की शपथ का प्रारूप कहां मिलेगा? बताओ। बताओ कहां मिलेगा? कहां मिलेगा प्रारूप? देख रही हूं मैं, सब आ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन दिलाएगा, सारी चीज बताऊंगी हरुण, सारी चीज अच्छे से डिस्कस करूंगी। पंकज ने पॉइंट को सही पकड़ा। हाँ सुनील, नहीं, 4 में आपको मिलेगा, मंत्रियों की बात है, यहाँ
सांसदों के शपथ का प्रारूप, सांसदों के शपथ का जो प्रारूप है वो मिलेगा अनुसूची 3 में। इसीलिए तो मेरे साथ जुड़े हुए हो। कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने जरूरी होते हैं जो किसी को नहीं पता होते या बच्चा उन फैक्ट्स को गौर नहीं करता। ठीक है, शपथ 99 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, और शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। हरुण, आपने एक बात पूछी थी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बेटा, जिस पद की शपथ ही नहीं होती उसको शपथ कोई क्यों दिलाएगा? लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा सभापति की कोई शपथ नहीं होती। अध्यक्ष छोड़ो, उपाध्यक्ष की भी कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वह सांसद के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके हैं। उन्हें वापस शपथ दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें शपथ दिलाई भी नहीं जाती। तो हरुण, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल कमलेश, प्रोटेम स्पीकर पे मैं अभी आ रही हूं, आप निश्चिंत रहो। प्रोटेम स्पीकर पे डिस्कस करेंगे अपन। पहले जो हरुण है उसको क्लियर कर दूं मैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद की कोई शपथ नहीं होती। श्याम, शाहरुख, सब बच्चे ध्यान रखें, दीपक, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखो। तो सांसदों के शपथ का प्रारूप या लोकसभा के सदस्यों का शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में। शपथ कौन दिलाएगा? अनुसूची 99 के आधार पर। अब देखो, बात यहां आई कि मैडम राष्ट्रपति दिला देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। पर हम देखते हैं राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, एक व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और जिसका नाम आप सबको पता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। आदित्य, मैं बता चुकी हूं मूल संविधान में कितनी थी सीटें? 500 थी, मैं बता चुकी हूं आपको। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। अब देखो, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। और फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या, एक सांसद होता है, एक व्यक्ति है। देखो आगे डिस्कस, चलो अच्छे से बताती हूँ। देखो, जो लोकसभा के सभी मेंबर चुनकर आते हैं, उन सभी वो जो मेंबर चुनकर आते हैं, राष्ट्रपति उनमें से कोई भी वरिष्ठ, आयु में वरिष्ठ नहीं, जो ज्यादा बार चुना गया हो, जिसे संसद की प्रक्रियाओं का या संसद का ज्ञान हो, नियमों का ज्ञान हो, उस वरिष्ठ व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति उसे शपथ भी दिलाएगा, सांसद की शपथ दिला देगा, क्योंकि बिना प्रोटेम स्पीकर खुद शपथ लिए शपथ नहीं दिला सकता, राष्ट्रपति उसे शपथ दिला देता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, उसे शपथ दिलाई, और शपथ दिलाने के बाद में प्रोटेम स्पीकर ने सभी सदस्यों को शपथ दिला दी। जैसे ही सभी सदस्य शपथ ले लेंगे, प्रोटेम स्पीकर वापस सदस्य के रूप में आ जाएगा। मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है वो एक तरह से अस्थायी सदस्य भी होता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं? अस्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर को, क्योंकि ये व्यक्ति केवल शपथ दिलाने के लिए बनता है, कोई कार्यवाही या कुछ नहीं करता। बिल्कुल संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेक्शन हुआ है आपका। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिला देगा, और प्रोटेम स्पीकर कोशिश ये की जाती है कि वरिष्ठ को ही चुना जाए। अब महत्वपूर्ण बात समझने वाली वो क्या है? बिल्कुल जैसे वीरेंद्र कुमार, जैसे इस बार जो प्रोटेम स्पीकर है वो आपके वीरेंद्र कुमार थे। पॉइंट समझो, क्या प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में है या नहीं? हाँ ना में जवाब दो मुझे। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में है या नहीं? हाँ हरुण, बिल्कुल मैं जवाब दूंगी, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। प्रोटेम स्पीकर शब्द
संविधान में है या नहीं? प्रोटेम स्पीकर शब्द, प्रोटेम स्पीकर संविधान में है या नहीं? कमलेश नहीं है, नितेश नहीं है, पुखराज नहीं है। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चों का जवाब आया। प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि वरिष्ठ ही चुना जाए। ठीक है, संविधान में इस शब्द का कोई भी वो उल्लेख नहीं है। संविधान में जब इस शपथ का उल्लेख, जब इस व्यक्ति के इस पद का उल्लेख नहीं है, तो हरुण ध्यान रखना, जब इस व्यक्ति के ही पद का उल्लेख नहीं है तो इसकी शपथ का उल्लेख भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है, प्रोटेम स्पीकर की शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, बस एक लाइन लिखी है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं? शपथ का अगर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो मैं आगे चलूं। वीरेंद्र जी जो है, वीरेंद्र जी वो अपने प्रोटेम स्पीकर हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं आपके लोकसभा के कार्यकाल की। अच्छा पॉइंट बनता है, क्या चर्चा करेंगे? लोकसभा के कार्यकाल की। अनुच्छेद कौन सा? 83 का 2। धरा पहले प्रोटेम स्पीकर कह लो, स्पीकर कह लो, वो जीवी मामलंकर ही थे, स्पीकर भी प्रोटेम स्पीकर भी। वीडियो रुक गई क्या? देखो कार्यकाल अनुच्छेद 83 का सब क्लॉज कौन सा है? दूसरा। ये क्या कहता है? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। क्या कहता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कंडीशन क्या है? परंतु कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, लोकसभा को अगर राष्ट्रपति चाहे तो बीच में भी भंग कर सकता है। जरूरी नहीं है एक बार बन गई तो 5 साल तक चले ही चले चले चले। अगर हमें लगता है कि लोकसभा काम नहीं कर पा रही है तो 5 वर्ष से पहले बीच में भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग होने के बाद जो नई लोकसभा गठित होगी, भंग होने के बाद जो नई लोकसभा गठित होगी उसका कार्यकाल जो है वो पूरे 5 वर्ष होगा, शेष कार्यकाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है 3 साल बाद भंग हो गई तो जो नई लोकसभा आएगी वो 2 वर्ष ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। भंग होने के बाद नई लोकसभा पूरे 5 वर्ष कार्य करेगी। पॉइंट समझ में आया? पहला। आगे देखो, अब आगे समझना दूसरा बिंदु क्या है? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कब? कब बढ़ाएंगे हम लोकसभा का कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल हम बढ़ाएंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अगर हमारे देश में आपातकाल ही नहीं, देखो सही शब्द काम में लो, आपातकाल तो 3 है। कार्यकाल तब बढ़ाया जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आप लोकसभा का कार्यकाल एक बार संसद में पारित करवाकर 1 वर्ष बढ़ा सकते हो, फिर पारित करवाकर फिर वंदना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। भंग क्या होता है समझ नहीं आता, बता दूंगी वंदना, डन, कोई टेंशन नहीं, बता दूंगी। अभी इसको समझ लो, फिर अपन इसको समझने के बाद बताती हूं मैं तुम्हें। देखो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए देश में, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद आप आपातकालीन स्थिति से जूझोगे या चुनाव करवाओगे। इसलिए
आपके यहाँ लोकसभा का कार्यकाल एक बार पारित करवाकर 1 वर्ष बढ़ा लो, फिर भी नहीं हुआ तो फिर पारित करवाकर फिर 1 वर्ष बढ़ा लो। इस प्रकार आपकी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। 1971 से लेकर कार्यकाल 75 ही था, छिहत्तर मान लो, सॉरी 71 से छिहत्तर 76 ही था। परंतु इंदिरा गांधी, आपको पता है उस वक्त आपातकालीन स्थिति लगी हुई थी, तो उन्होंने 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाकर लोकसभा 1977 तक बढ़ाई थी। तो आप यूं कह सकते हो 1977 तक हमारी जो है वो लोकसभा को कार्यकाल का जो कार्यकाल बढ़ाने की विधि है वो एक बार हो चुकी है। निलंबित, रवि पूछ रहे निलंबित करना, भंग करने का मतलब, बिल्कुल बता दूंगी। देखो समझ में आ गया, 71 से 76 थी और उसके बाद में 1 साल और बढ़ाई। पॉइंट क्लियर? तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहे तो, या आपातकाल की स्थिति हो तो। तीसरा पॉइंट क्या समझना है, ध्यान रखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष ही कर दिया गया। पॉइंट समझ में आ गया? 42वें संविधान संशोधन ने 6 वर्ष कर दिया, 44वें संविधान संशोधन ने वापस 6 की बजाय कितना कर दिया, 5 वर्ष ही कर दिया। पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? पॉइंट सारे क्लियर? अब देखो, शपथ हो गया, कार्यकाल हो गया, अब आगे देखो, एक छोटे से पॉइंट की बात करते हैं, अधिवेशन की, सत्र जिसे आप कहते हो, बैठक जिसे कहते हो, ठीक है। तो अधिवेशन लोकसभा में कम से कम 1 वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, मतलब पूर्व सत्र या पूर्व अधिवेशन और जो आगे आगामी अधिवेशन होगा उसमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा में अधिवेशन, वंदना और जो रवि ने क्वेश्चन पूछा मैं आपका जवाब दे दूंगी, दोनों के क्वेश्चन मेरे दिमाग में नोट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है ना, समझा जरूर दूंगी वंदना और रवि। अधिवेशन लोकसभा 1 वर्ष, लोकसभा का बात करते हैं, आपके लोकसभा में 1 वर्ष में 2 बार होने जरूरी है। कैसे? आगामी और पूर्व के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, मतलब साल में 2 बार तो होंगे ही होंगे अधिवेशन, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, अधिवेशन में कार्यवाही तब होगी, अधिवेशन में कार्यवाही तब होगी जब 1/10 गणपूर्ति पूरी होती है। अधिवेशन में कार्यवाही तब होगी जब 1/10 गणपूर्ति पूरी होती है। अब यहां पॉइंट बच्चों के दिमाग में फिर आ गया, मैडम ये गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति क्या होती है? देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो एग्जांपल समझो कि मैं कहती हूँ कि क्लास में 100 बच्चे आ जाओ, फटाफट पढ़ाई करेंगे, फटाफट आ जाओ 100, ठीक है, मतलब मेरी क्लास 100 बच्चों पर स्टार्ट होगी, मैंने कर रखी है गणपूर्ति कितनी, 100। समझो, चलो इसको एग्जांपल और समझो, 545 टोटल है ना लोकसभा में, हाँ मानती हूं मैं, आज मैडम आप भी तो इतने ही बैठे हैं। अब मुझे बताओ इतने सदस्य हैं, हम इतने सदस्यों को मूल रूप में नहीं मानते, हम टोटल की गणपूर्ति लेते हैं। टोटल 500 कितनी है, 552। अब अगर मैं इसका 10% निकालूं, 1/10 निकाल लो उसका, 1/10, तो आप यूं समझ लो कि लगभग 55 आदमी, लगभग 55 आदमी होंगे, लगभग 55 आदमी होंगे तो सदन में कार्यवाही होगी। अगर 55 नहीं होंगे तो सदन में कार्यवाही ही नहीं होगी, ठीक है, कार्यवाही ही नहीं होगी।
पॉइंट समझ गए? तो गणपूर्ति का मतलब हो गया कि सदन में कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति कहा गया। सदन में कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को गणपूर्ति कहा गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अधिवेशन और गणपूर्ति का। अब त्यागपत्र। अब क्या है? त्यागपत्र। तो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं, लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वह त्यागपत्र, लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वह त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे।